औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। आज हम इसकी कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट वन कंक्लूजन है हमारे पास वो है एन एटम इज़ कंसीडर ऑफ टू पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। हमारे पास एटम के दो पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस जो कि एटम के सेंटर के अंदर मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अलावा जो स्पेस होती है एटम के अंदर उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्योंकि वो न्यूक्लियस के बाहर होता है इसलिए हम उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज द न्यूक्लियस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस एक बहुत छोटा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है जो कि एटम के सेंटर में मौजूद होता है और एटम का जो होल मेस है वो किस में होता है, एटम के न्यूक्लियस पर होता है। ठीक है, समझ आई ये पॉइंट और से आप लोग समझें कि एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस एक बहुत छोटा स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट होता है जो कि एटम के सेंटर में मौजूद होता है और एटम का होल मेस किस पर होता है, एटम के न्यूक्लियस पर होता है। The third point is the electron which balance the positive charge are distributed in around the nucleus. वो इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व हुए हुए होते हैं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। लाइक इस एग्जांपल में आप देखें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हमारे पास बैलेंस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट अ हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये डेफिनेशन है बच्चों ऑर्बिट्स की। हमारे पास हमें ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं हाई स्पीड पर, सर्कुलर मोशन में हाई स्पीड पर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। आप इसमें से देख लें एग्जाम्पल में कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट है, मतलब कि एक डायरेक्शन में ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस तरह। तो ये जो हमारे पास बात है इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। देन हमारे पास आता है कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच अराइजेज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये हमें क्या कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो रिवॉल्व करने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के ऊपर गिरने से बचाती है। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना न्यूक्लियस के दरमियान में और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, उसको बैलेंस करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस पे फॉल नहीं करते। दिस प्रिवेंट टू इलेक्ट्रॉन टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करने से रोकती है। आप इस एग्जांपल में देख लें कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगी। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो न्यूक्लियस और इसके दरमियान में हमारे पास ये जो अट्रैक्शन होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम जिसको बोलते हैं, ये बैलेंस हो जाती है। और ये जब बैलेंस हो जाएगी तो इसमें इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेंगे। जब वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरेंगे। जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। साइड बॉक्स भी हम साथ में देख लेते हैं। इसमें हमें ये बता रहा है कि 1911 में जो रदरफोर्ड ने हमें एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमें एटॉमिक मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में हमें नहीं बताया था कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस वाज नॉट नॉन रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड ने 1911 में जो एक्सपेरिमेंट दिए थे उसमें उन्होंने न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसके बारे में हमें नहीं बताया था। अब हम आगे डिफेक्ट्स की तरफ चलेंगे। डिफेक्ट्स करने से पहले ऊपर छोटा सा साइड बॉक्स से आप इसको देख लें। इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि हमारे पास जो रदरफोर्ड ने जो हमें दी थी एटम की जो पिक्चर दी थी वो हमारे सोलर सिस्टम से मिलती है। मैं आपको बहुत इजी करके बता देती हूँ। आप हमारे सोलर सिस्टम को देखा है आपने कि मिड में सन होता है और सन के इर्द गिर्द जो
हमारे पास प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं और एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे। तो जो रदरफोर्ड ने हमें एटम का जो मॉडल दिया था उसमें भी उन्होंने क्या कहा था कि जैसे सन सेंटर में होता है वैसे ही न्यूक्लियस हमारे पास सेंटर में होता है, और प्लैनेट्स जैसे सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर मोशन में, और वो जो सर्कुलर पाथ होता है जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये पूरी थ्योरी वही लिखी हुई है, ये सारी बात मैंने आपको आसान करके बता दी। अब हम इसके जो हमारा डिफेक्ट्स है हम आज वो कंप्लीट करेंगे, तब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कुछ डिफेक्ट्स थे। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरी थी उसमें जे थॉमसन ने जो दी थी उसमें उनके डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से उसको डिस्कार्ड कर दिया। रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसमें भी डिफेक्ट्स थे, वो अब हम पढ़ते हैं। It is an established fact that a charged particle revolving while under the influence of the attractive force continuously losing energy। सबसे पहले क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो एनर्जी जो होती है वो अपनी लूज कर रहे होते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन मस्ट इमिट रेडिएशन एंड थस लूज एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं और एनर्जी लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब ये रिवॉल्व करते हैं तो ये कॉन्टीन्यूसली एनर्जी लूज कर रहे होते हैं। क्यों लूज करते हैं? क्योंकि वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं तो उनकी एनर्जी लूज होती है। एज ए इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी इट शुड कम नियरर एंड नियरर टू द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता है तो क्या होता है कि वो न्यूक्लियस के करीब और करीब आता जाता है। अ स्पिरल पाथ शुड बी ट्रेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या कहा कि एक स्पिरल पाथ, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि ये जो एक स्प्रिंग की तरह जो स्पिरल पाथ है, इलेक्ट्रॉन इस स्पिरल पाथ को अटेन कर लेता है। अ स्पिरल पाथ शुड बी ट्रेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन वुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये जो स्पिरल पाथ है इसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाता है। बट वी नो दैट द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नेवर फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन हमने पीछे कंक्लूजन्स में अभी पढ़ा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कभी भी न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरते। तो इनका डिफेक्ट सबसे बड़ा यही था, ठीक है। इन्होंने हमें कंक्लूजन में बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के दरमियान में और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में वो बैलेंस होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर फॉल नहीं करता। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा होता है तो वो इसकी एनर्जी लूज होती है, जिसकी वजह से वो स्पिरल पाथ में मूव करता है, लाइक दिस डायग्राम। तो जब वो स्पिरल पाथ में मूव करेगा तो उन्होंने कहा कि वो क्या अल्टीमेटली न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि वो फॉल नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा डिफेक्ट उनका यही था जो उन्होंने गलती की थी, जिसकी वजह से इनके मॉडल को भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। जहाँ से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट मुझे कर दें, मैं आपको बता दूंगी। शुक्रिया।